वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं एवं द्विघात समीकरण। ठीक, तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या पढ़ने की आवश्यकता कहाँ हुई? तो देखिए, जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ते हैं, संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में संख्याओं को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा होता है काल्पनिक, काल्पनिक संख्याएं। तो अभी तक जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी हैं वो सब किसमें रही? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। जैसे सम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जितने भी प्रश्न हमने किए वो सब किसमें होते थे? वास्तविक संख्याओं। इनका अभी तक कहीं पर कोई यूज नहीं हुआ है। ठीक, तो अब जो चैप्टर है सम्मिश्र संख्याओं का वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्यों? उसका भी एक कारण है कि बात आई द्विघात समीकरणों के हल करने की, द्विघात समीकरणों के हल की। ठीक है ना? तो अगर कोई भी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 के रूप का है तो इसको हल करना आसान है। कैसे? द्विघात समीकरण में इसके हल जो आएंगे वो कितने आएंगे? दो। इसके हल कितने होंगे? दो। तो जैसे मैं यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 1, और एक का वर्गमूल कितना होगा? एक होगा। ठीक, तो इसके हल कितने आ गए? एक तो आ गया x बराबर प्लस 1 और एक आया x बराबर माइनस 1। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर समीकरण चेंज हो जाए और समीकरण हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी तो एक द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर हम इस द्विघात समीकरण को हल करें तो थोड़ी मुश्किल आती है। क्या मुश्किल आएगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, जब हम x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आएगा? और ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता, ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं होता। तो इसी ऋणात्मक इकाई के वर्गमूल को एक चिन्ह होता है ऐसे, आयोटा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? आयोटा। ठीक है ना? तो x बराबर प्लस माइनस आयोटा मीन्स ये एक काल्पनिक संख्या है। कैसी है? काल्पनिक। ऐसी कोई संख्या होती नहीं है। तो काल्पनिक संख्या मीन्स आयोटा किसको कहा गया? तो आयोटा क्या है? ऋणात्मक इकाई का, ऋणात्मक इकाई का वर्गमूल है। बात समझ आई कि नहीं? ठीक, आयोटा क्या है? ऋणात्मक इकाई का वर्गमूल। अब यहां पर आयोटा की कुछ पावर्स पे बात करेंगे कि जैसे अगर आ जाए कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर को कैसे लिखेंगे हम? आयोटा इंटू आयोटा। ठीक, और आयोटा इंटू आयोटा लिखेंगे तो आयोटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस 1 इंटू अंडर रूट माइनस 1। ठीक, तो इसको क्या लिखा जाएगा? अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर लिखा जाएगा ना। तब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 1। ये तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई। ठीक, अगर आयोटा टू दी पावर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे हम? तो यहां लिखेंगे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस 1। तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा? माइनस आयोटा। ठीक, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? माइनस आयोटा। फिर आयोटा टू दी पावर 4, तो आयोटा टू दी पावर 4 क्या आएगा? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 इंटू में माइनस 1, तो माइनस वन गुणा करा देंगे तो क्या आ जाएगा? आयोटा टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? प्लस 1 होगी। ठीक, नोट करो।
हाँ देखिएगा, एक रूल हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, पढ़ा है ना। अब देखो, अभी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली -1, तो अब आयोटा स्क्वायर को मैंने आयोटा इंटू आयोटा लिखा था, तो आयोटा की वैल्यू क्या है, -1 इंटू अंडर रूट में -1। अब अगर मैं यहां पर इस वाले रूल का यूज करूं तो क्या आएगा, अंडर रूट में -1 इंटू -1 और इक्वल टू अंडर रूट में क्या बनेगा, 1, -1 इंटू -1 +1, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 1। तो जो कि ये रॉन्ग है, मीन्स इसका यूज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। कब नहीं होगा, यदि ए व बी दोनों ऋणात्मक है। कैसे हैं, दोनों ऋणात्मक है। इस नियम का प्रयोग तब किया जाता है जब ए और बी दोनों में से कम कोई एक धनात्मक हो, ठीक है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और इस एग्जांपल में एक संख्या धनात्मक और एक ऋणात्मक, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट में -5, तो एक संख्या क्या है, धनात्मक, और एक संख्या क्या है, ऋणात्मक। तो इसको हम इस नियम से लिख सकते हैं, 3 गुणे अंडर रूट में -5, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा -50। ये सही है। लेकिन अगर दोनों संख्याएं हमारी ऋणात्मक हैं तो हम इस नियम का प्रयोग नहीं कर सकते। बात समझ आ गई ना। ठीक, अब देखो, मैंने कहा था कि अब जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की 5.1, तो उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल आयोटा की पावर्स पर बेस्ड होकर के क्वेश्चन करना है। और आयोटा की पावर्स पर अगर बेस्ड होकर के करना है तो हमें क्या करना है, पहले तो याद रखना है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक, आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू +1। जब भी आयोटा की पावर 4 से बड़ी होंगी तो हमें 4 से डिवाइड करना है। क्या करना है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर एक्सरसाइज चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई आयोटा टू द पावर में 23 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें इस 23 को 4 से क्या करना है, भाग दे देना है। तो 4 से अगर भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार गया, तो यहां हो जाएगा आयोटा टू द पावर 4 टू द होल पावर में 5, तो 5 चौको 20 ये हो गया, और 20 के बाद में कितनी घातें बची, 3। कितनी घातें बची, 3, तो आयोटा क्यू अलग से लिख दिया है। अब आयोटा टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 टू द पावर 5 इंटू, इसको हम लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब को हमने लिख लिया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब 1 टू द पावर में कुछ भी हो, समथिंग, एक की घात में कुछ भी हो, उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, और इंटू में आयोटा, इन सभी का अगर गुणा करा देंगे तो क्या आएगा, माइनस का आयोटा। मीन्स आयोटा की घात 23 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का आयोटा मिलेगा। ठीक, तो कितनी बातें ध्यान रखनी, सिर्फ 2। एक तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, और एक आयोटा टू द पावर 4 इक्वल टू 1। जब भी आयोटा की पावर में 4 से बड़ी होंगी